अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो आ रहा था तो मेरी बड़ी बेटी ने मुझे रोका और उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, बाबा आपके पास एक ही तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो क्या आप घबराते नहीं हैं? तो अब जवाबन मुझे भी मुस्कुराना चाहिए था, मैं भी मुस्कुराया। तो मैंने उससे कहा कि हमारे एक दोस्त थे अनीसुर रहमान, ये कुछ 2-3 साल पहले गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना चीन में लोगों को भेजने का, चीनी सिखाने का। तो उन्हें भी वो चीन में स्कॉलरशिप पे ले गए, को 1.5-2 लाख रुपया उनको पैसे मिलते थे। तो वहाँ उनका जिस फैमिली के साथ ताल्लुक़ जोड़ा गया उसका नाम था वांगचू। तो एक दिन वांगचू ने उसके अपने घर बुलाया, तो बुला के उसने खाने पे बुलाया था। जब ये शाम को उसके घर पहुंचा तो उसने ना बड़ा झिझकते हुए, जैसे बंदा हेजिटेट करता है, डरते हुए कहा कि वांगचू आई हैव ए क्वेश्चन, तुम माइंड तो नहीं करोगे? तो फिर उसने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए सवाल कर दिया। कहने लगा, मैं जब से यहाँ आया हूँ सब चीनी एक जैसे हैं और उनकी शक्लें इतनी आपस में मिलती जुलती हैं, तुम लोग इससे घबराते नहीं हो? तो वो जो वांग था उसने जवाब दिया कि वांगचू सामने दुकान से फल लेने गया हुआ है, मैं वांगचू की बीवी हूँ। इनफैक्ट वहाँ लोगों को शक्लों से मसला बनता है, लेकिन आपको पता है 1 अरब से ज़्यादा लोग हैं, शक्लें एक जैसी भी हों, मसले सबके अलग अलग होते हैं। और फिर अब मेरे पास, मेरा ख्याल ये 7वां साल है, तो 7वें साल में आप सोचिए कि हर दफ़ा नया सवाल, नया मसला, और उसका हल देते देते हम तो नहीं थके, लेकिन आधा मुल्क ब्लॉगर बन गया है फैमिली इश्यूज़ पे। वो जो फैमिली इश्यूज़ पे नहीं, शुरू में हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुम फैमिली इश्यूज़ पे क्यों बात करते हो, पाकिस्तान में आज तक कभी किसी ने की नहीं है और तुम क्यों सेंसिटिव चीज़ों पे बात करते हो। अब इस वक्त मुझसे दुगनी उम्र के, मुझसे आधी उम्र के, अच्छा वो जिन्होंने ज़िंदगी में अभी शायद शादी भी ठीक से नहीं की होती, वो भी फैमिली इश्यूज़ पे बात कर रहे हैं और दूसरे को समझाने बैठे हुए। और जो समझाते हैं ओके, समझाने दें, मुझे तो कोई उस पर इशू नहीं है। लेकिन ये जो सवाल है ये इसका मतलब जेन्युइन दिल में पैदा होता है। ओके जनाब, तो ए प्यारे वांगचुओ, तुम्हारे जो मसाइल हैं और जो सवाल हैं वो अपनी जगह पे। अच्छा, मैंने वहाँ से आते हुए बेटी से कहा कि तुम अखबार क्यों नहीं पढ़ते, रोज़ अखबार आता है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। उसने कहा क्या फ़ायदा, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की किताबें इतनी पढ़ती हूँ तो काफ़ी है। तो मैंने उससे कहा कि तुम ये बताओ दुनिया में बर-ए-आज़म कितने हैं? तो उसने कहा पढ़े थे मैट्रिक में, अब मुझे याद नहीं है, काफ़ी सारे थे। तो फिर मैंने उसे क्लिप सुनाया। एक एंकर ने एक लड़के से पूछा कि बर-ए-आज़म कितने हैं दुनिया में? उसने कहा काफ़ी सारे हैं। वैसे आपको पता है बर-ए-आज़म क्या होता है? बर-ए-आज़म खुश्की का वो टुकड़ा होता है बड़ा सारा जो पानी में घिरा हुआ हो, जिसमें लोग रहते हो। दुनिया में 7 बर-ए-आज़म है। एशिया या एशिया ये सबसे बड़ा है आबादी के लिहाज से। अच्छा, दूसरा जो है वो अफ्रीका है, फिर अमेरिका है। अमेरिका में 2 बर-ए-आज़म है, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका। लेकिन बाद लोग इसको एक ही अब गिनने लग गए हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। इसी तरह यूरोप अलग है और एंटार्कटिका या एंटार्कटिका ये सिर्फ बर्फ़ानी है, यहाँ ग्लेशियर ही ग्लेशियर पड़े हुए हैं और ये बहुत बड़ा है। और आखिरी यूरोप है। वैसे यूरोप और जो रशिया है इसके बीच में सड़क का वो है ताल्लुक़, तो उसको यूरेशिया भी कहा जाता है। 8 अरब की आबादी है इस वक्त दुनिया में। और आप ये देख लीजिए, मेरा ख्याल है 10 साल के बाद ये 10 अरब हो जाएगी, फिर 20 अरब और फिर 30 अरब, इस तरह ये बढ़ती जाएगी। ओके, तो अभी वो सोच रही थी तो मैंने उसे फिर वो क्लिप सुनाया। क्लिप में एंकर ने लड़के से पूछा कि कितने बर-ए-आज़म हैं? तो उसने कहा हैं तो काफ़ी सारे, मुझे 5-6 के नाम आते हैं। तो पहला नाम उसने कहा मुग़ल आज़म, सिकंदर आज़म, कायद आज़म, आद आज़म।
और वज़ीर आज़म बाबर आज़म। तो जब आप अखबार नहीं पढ़ते तो फिर इस तरह की हालत होती है। लेकिन जनाब, जो आज का इशू है वो अर्शिया का है, और वो कहती जब से मैंने आँख खोली घर में दादी की हुकूमत थी, दादा खामोश रहते थे, दादी चीखती थी, सारे बेटों पे भी फूफियों पे भी, और हमने यही देखा। फिर ज़रा बड़ी हुई तो अम्मी को धारते देखा, अब्बा खामोश रहते थे। अब मेरी बारी आई। मैं जिस ससुराल में ब्याह के आई हूँ, मेरी सास बहुत अच्छी हैं, इतनी अच्छी जितने को झूठ बोले। मुझे उनसे कोई मसला नहीं है, उन्होंने मुझे सगी बेटी से ज़्यादा प्यार दिया है और मैं उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ। लेकिन यहाँ मसला मेरे ससुर का है। ससुर भी मुझसे बदतमीज़ी नहीं करते, मुझे कोई काम भी नहीं कहते, पर मुझसे बात भी नहीं करते। वो बिज़नेस करते हैं, उनके दोनों बेटे बिज़नेस में हैं, यानी इनका मियाँ और उनका जो बड़ा भाई है मियाँ का। ससुर सारे मशवरे अपनी बीवी से करने की बजाय जो बड़ी जेठानी है उससे करते हैं। उसको 21 साल हो गए हैं उस घर में आए हुए, और उसके बच्चे भी जवान हैं, वो भी 1-2 बच्चे वहाँ काम करते हैं। अच्छा, अर्शिया बुनियादी तौर पर बहावलपुर से हैं, और बहावलपुर से ज़रा आगे एक जगह है हासुलपुर। हासुलपुर के करीब एक जगह है बख्शन खां, जहाँ इशफाक साहब की भी ज़मीन होती थी, और बख्शन खां में मैं एक दफ़ा हॉकी मैच खेलने गया था। ओके, तो ये हासुलपुर के यूँ समझे इलाके से इनका ताल्लुक़ है। अब जो उन्हें गुस्सा है 2 लोगों पे, अपनी ससुर पे और अपनी जेठानी पे। तो जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उसके मिनट्स लिखे। तो मैंने उससे कहा, बेटा दुख किस बात का, 20 साल वेट कर लो, 20 साल बाद तुम्हारी भी पोजीशन ये हो जाएगी, और तब तुम्हारा जेठ ज़ाहिर है वो बिज़नेस का, क्योंकि ये आड़त के काम हों या छोटे शहरों में जिस तरह के स्टोर्स होते हैं ट्रैक्टरों के या मेडिसिन के, अब मैं बताना नहीं चाह रहा कि उनका किस चीज़ का बिज़नेस है, फिर वो चूँकि छोटी जगह लोग पहचान जाते हैं। ओके, दूसरा ये क्यों नहीं सोचते कि जेठानी ने इन 20 सालों में अपनी अकल, अपनी समझ, एक लफ्ज़ होता है फरासत, वो साबित की होगी ना। यानी बच्चे भी पैदा हुए, बच्चों को पाला पोसा। मैंने उनसे पूछा कि बेटा आपको इन्होंने किस खुशी में ब्याह के लाए? कहने लगे कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, और दूसरी मैं खामोश तबा थी। अच्छा, अब वो खामोश तबा नहीं है, अब वो लाउड हैं। शुरू में ससुराल वालों का ख्याल था कि ये मीसनी सी है, चुप कीती है, लेकिन अब ये कमरे में बोलती है अपने मियाँ से और कहती है अपने बाप को समझाओ। बेटा अपने बाप को नहीं समझा सकता, लेकिन मैं थोड़ा समझाने में कामयाब हुआ। मैंने उसे पूछा, बेटा आपको वो क्यों लेके आए? आम लड़की भी ला सकते थे, कोई अमीर, कोई खूबसूरत, कोई प्यारी सी, फैशनेबल। तुम्हें वो इसलिए लाए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो चाहते थे कि उनकी नस्ल जो तुमसे पैदा हो वो दीनदार हो। तुम उनको कुरान पढ़ाओ, तुम उनको अच्छी तमीज़ सिखाओ, अच्छी तहजीब सिखाओ। तुम उनको सिखा क्या रही हो रौला, तुम उनको सिखा क्या रही हो अपनी बदतमीज़ी और अपनी बदतहजीबी। तो क्या होगा, सब रिश्तों के आँखों से गिर जाओगे। अच्छा, जो लड़की आँख से गिर जाए वो दोबारा उस जगह पे जाके जगह नहीं बन सकती। तो अर्शिया को बात समझाने में कामयाब हुआ। उसने मुझसे प्रॉमिस भी किया कि मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस बात को समझूंगी, और वहाँ जो अपने बुरा एटीट्यूड है उसको भी, और उनकी बात को समझने की, उनके बिज़नेस को भी जानने की कोशिश करूँगी। ख़ातिन हज़रात, ये बहुत बड़ा हमारे यहाँ मसला होता है कि जो काम आपका है वो नहीं करना, जो काम दूसरे का है उस पर। अब उसके नज़र में फजीलत इस बात की है कि ससुर उससे मशवरा करे। अच्छा, ये उसे गिला नहीं था कि मेरे मियाँ से कम होता है या ज़्यादा, चूँकि जिठानी से मशवरा होता है। तो जिठानी हो या देवरानी हो, अकल पूरी होगी तो मशवरा भी होगा।
अपनी अकल को पूरी कर लीजिए। ये जी प्यारी देवरानियों और प्यारी जिठानियों और प्यारी नंदो अख्तरबाज को दीजिए इजाज़त और लड़ती रहो, चूंचे अपनी तोड़ती रहो, फिर दुखी होकर मेरे पास आओ, फिर वही बात समझाता हूँ जो आपको समझनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।